एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्याहुत। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने इसके पहले क्लास 6 का एनसीईआरटी लेसन 3 गवर्नमेंट क्या है पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम आज अध्याय 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे गवर्नमेंट में लोकतांत्रिक का गुण नहीं रहता या हमारा गवर्नमेंट लोकतंत्रात्मक नहीं होता या उसका पालन नहीं करता तो क्या हो सकता था। जैसे अभी हम इक्वलिटी या जस्टिस हम लोग को मिल जाता है, तो क्या उस समय मिल पाता, या इसमें जितने भी तत्व हैं जो भागीदारी निभाते हैं या इन लोकतंत्रात्मक राष्ट्र को कोई कैसे प्रभावित कर सकता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी के थ्रू इसको समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे एक दक्षिण अफ्रीका का एक घटना है जिसमें एक माया नाम की कैरेक्टर है। तो माया क्या है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत दो प्रकार के लोग रहते हैं, यानी दो प्रजातियाँ रहती है। श्वेत कहने का मतलब हुआ कि गोरे लोग, और अश्वेत कहने का मतलब हुआ कि काले लोग, यानी जो गोरे नहीं हैं, यानी त्वचा के आधार पे भेदभाव करना। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में और भी जाति के लोग और अन्य भारतीय भी रहते थे, तो उनमें बीच में भेदभाव जो किया जाता था वो चीज़। तो जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की है माया नायडू। एक दिन वो क्या करती है कि अपना पुराना बक्सा, जैसे हम लोग क्या होता है कि घर में रखे रहते हैं सामान, तो एक दिन क्या बैठ के सफाई करते हैं, तो वो सफाई करते रहती है। तब तक एक उसको एक स्क्रैप बुक मिलता है जिसमें बहुत सारे अखबार का कतरन वहाँ पे रहता है। अखबार के कतरन में एक ही लड़का का फ़ोटो उसको बार बार दिखता है। तब तक वो पूछ बैठती है कि माँ, ये किसका तस्वीर है। तब तक जब वो लड़की पूछती है अपनी माँ से, तो वो जब तस्वीर को देखती है तो माँ से पूछने के बाद वो बोलती है कि हेक्टर पीटरसन, यानी उसका नाम क्या था, हेक्टर पीटरसन, जिसको पुलिस क्या करती है, गोली मार देती है। अब माया को बहुत झटका लगता है। अब कोई भी सुनेगा ना कि अचानक क्यों गोली मारा, तो वो पूछने लगती है कि क्यों। तो वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे लोगों का स्थिति बताती है कि रंगभेद कानून के तहत क्या होता था, उनका जीवन इतना साधारण तरीके से नहीं चलता था। यानी श्वेत और अश्वेत में भेदभाव किया जाता था। यानी अगर श्वेत लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उनके लिए जो सुविधाएं उपलब्ध थी वो सुविधाएं अश्वेत लोग यूज नहीं कर सकते थे। यानी अगर हम ये बेड यूज कर रहे हैं, अस्पताल में पड़ा हुआ है, तो वो बेड अगर अश्वेत को यूज कर रहा है तो वो श्वेत यूज नहीं करेगा। या जितनी भी सुविधाएं थी, यानी अस्पताल में भी जो गाड़ियाँ थी, जैसे एम्बुलेंस क्या होता है, जैसे अभी के टाइम में कि एक एम्बुलेंस से बहुत सारे लोग चले जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उस टाइम क्या होता था कि श्वेत का एम्बुलेंस अलग और अश्वेत का एम्बुलेंस अलग। अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर का ज़रूरत है तो श्वेत लोगों को मिल जाएगा, लेकिन अश्वेत लोगों को नहीं मिलेगा। अगर श्वेत लोगों के पास ज़मीन है तो उन लोगों को अगर खेती करना है तो उनको उन्नत बीज दिया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा, और अश्वेत लोग हैं तो उनको घटिया किस्म की बीज मिलती थी। वो जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते थे। तो ये चीज़, यहाँ तक कि इतना भेदभाव था रंग के आधार पे कि अगर वो कहीं जाते थे, अगर वो होटल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दोनों का अलग अलग रहेगा। अन्य भारतीय यानी काला लोग से, यहाँ तक कि अगर कोई छोटा बच्चा भी है तो वो दोस्ती नहीं कर सकता है श्वेत लोगों से। यानी अगर अश्वेत है तो श्वेत लोगों से दोस्ती नहीं करेगा, श्वेत है तो अश्वेत से दोस्ती नहीं करेगा। फिर अदर एरिया में अगर देखें तो फिर अगर वोट देने का भी अगर राइट का बात किया जाए तो श्वेत लोगों को राइट था, लेकिन अश्वेत लोगों को राइट नहीं था। तो यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में लोग कैसे रंगभेद कानून से शासित थे। यानी इतना ये घटिया शासन था जिसको इस माध्यम से देखा जा सकता है। इसमें अब क्या था, एक 30 अप्रैल 1976 यानी 30 अप्रैल 1976 की घटना है, जो हेक्टर पीटरसन, हेक्टर नोडलोव जो रहता है, वो 15 साल का एक लड़का है। और श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलने का इस्तेमाल करते हैं। श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो अफ्रीकन्स भाषा बोलते हैं। और अश्वेत लोग जुलू भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हेक्टर नोडलोउ जिस स्कूल में पढ़ता है, जिस स्कूल में वो पढ़ने जाता है, वहाँ पे उन लोग को दबाव दिया जाता है कि नहीं नहीं आप लोगों को अफ्रीकांस ही बोलना है। तो वो बच्चा कैसे मानेगा? अगर सब जगह भेदभाव है, अगर उसको रहने में, खाने में, पीने में, या बस स्टैंड यूज़ करने में, या अस्पताल जाने में, सब जगह अगर भेदभाव है, तो वो तो नहीं मानेगा कि नहीं हम श्वेत लोगों का भाषा सीखें। वो तो अपना ही भाषा सीखने का प्रयास करेगा। तो वो अपना राइट के लिए कि नहीं हमको जुलू भाषा ही सीखना है। लेकिन श्वेत द्वारा क्या कि नहीं आप लोगों को अफ्रीकांस भाषा ही बोलना है, जिसके कारण क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे में विरोध करते हैं, यानी आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी जोर डाला जा रहा था उन पे। और जितने भी उनके साथ सहपाठी थे, यानी स्कूल में एक आदमी तो आंदोलन नहीं करेगा, यानी जो बच्चा है वो अपने दोस्तों के साथ मिलके अफ्रीकन सीखने के लिए विरोध कर रहा था। लेकिन पुलिस क्या कि अब जैसे ही अगर हम विरोध करते हैं किसी भी चीज़ का, अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं है तो वो तो कुछ ना कुछ हमारे पे कार्रवाई करेगी। तो उसी प्रकार वो पुलिस विरोध करने वाले पुलिस का विरोध करते टाइम पुलिस क्या करती है कि इनको बहुत ही बेरहमी से पीटती है, और भीड़ भरी, यानी बहुत सारा भीड़ रहता है, यानी आंदोलन होगा तो भीड़ ही होगा, उस पर गोली चला देती है। और वहाँ पे क्या होता है, हेक्टर नोडलोउ को गोली लग जाता है और उस भीड़ में वो मारा जाता है। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही जाने माने नेता नेल्सन मंडेला जो है, वो रंगभेद के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किए, जिन्होंने इसके खिलाफ 27 वर्ष तक रॉबिन द्वीप जेल में, यानी अपनी जवानी वो क्या जेल में बिताएं। फिर उनको बहुत समय बाद 1994 में सफलता मिली, जिसमें सभी लोगों को राइट मिला कि एक समान है, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री बना। यानी पहले रंग भेद के आधार पे, यानी रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता था, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाने के बाद श्वेत अश्वेत से दोस्ती कर सकते थे, दोनों एक स्कूल में पढ़ने जा सकते थे, दोनों एक अस्पताल का यूज कर सकते थे, कोई भेदभाव नहीं, या खेती बाड़ी वो टोटल। तो धीरे धीरे तो नहीं होगा इसमें भी, तो ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अगर हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है तो हमारे लिए इसका क्या मतलब हुआ, यानी ये भागीदारी, अब भागीदारी कैसे निभाएगा। जैसे 2024 में अभी इलेक्शन होने वाला है, अगर हम चाहेंगे कि नहीं मोदी जी अच्छे नहीं हैं तो वोट दे के हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी तो अच्छा काम करते हैं। तो हम कैसे अपना भागीदारी निभाते हैं, यानी क्या करते हैं, हर 5 साल पे हम लोगों को राइट है कि हम अपना वोट दे के प्रतिनिधि चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग नेता बनेगा और वो हमारी बात सरकार के पास लेके जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी भागीदारी चुनाव के माध्यम से निभाते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये अवधि कितने हर 5 वर्ष के बाद आती है, और यह सत्ता में बने रहना किसी भी नेता का तभी संभव है जब वो बार बार चुना जाए। तो वो बार बार कब चुना जाएगा, जब वो अच्छा काम करेगा। फिर भागीदारी के अन्य तरीके भी होते हैं, यानी अन्य तरीका में क्या, जितने भी लोगों के लिए नीति बनेगा या रूल बनाया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा, उसमें नेताजी पहले आके जनता से राय मशवरा करेंगे, बात करेंगे, फिर लोगों के हित के अकॉर्डिंग वो फैसला लेंगे, उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर जैसे हम लोगों को कोई इशू आता है या प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यानी लोकतांत्रिक सरकार में भागीदारी हम कैसे निभाएंगे, यानी किसी क्षेत्र में भी अगर बाढ़ आ जाता है, कहीं भूकंप आ गया या कोई और आपदा आ गया या उससे उसको नुकसान हो गया, तो लोग कैसे मदद करते हैं, यानी मैगज़ीन में वो छपवाते हैं। मैगज़ीन के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हाँ सरकार क्या क्या कर रही है, क्या क्या नहीं कर रही है। फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम इसके पहले ही पढ़े थे कि प्याज का मूल्य कैसे बढ़ जाता है या आलू का मूल्य कैसे बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, यानी महंगाई का दर बढ़ना और महंगाई का दर कम होना, वो चीज़। उसी प्रकार
जब अगर हमको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होता है, इशू होता है, तो हम आंदोलन करके क्या करते हैं, उसको कम करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगस्त 2005 का एक घटना है कि बिजली का किराया बढ़ जाता है, जिसका लोगों द्वारा क्या होता है, तीखे रूप से विरोध किया जाता है, जिसमें बहुत सारा जुलूस निकाला जाता है और हस्ताक्षर अभियान होता है। यानी हस्ताक्षर अभियान करने का मतलब कि कौन कौन बिजली का किराया अगर बढ़ा है तो उसका अगर विरोध कर रहे हैं तो कौन कौन उसमें शामिल है, तो वो चीज़ यानी अपने मांग के लिए लड़ना। और बिजली के दामों को क्या किया गया, घटाया गया। और सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ता है, क्योंकि वो क्या आम जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार के अगर तत्वों के बारे में अगर हम बोले, तो अगर हमको अपना बात रखना है तो हम धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि के द्वारा अपने बातों को रख सकते हैं, अगर सामने से सीधे अगर हमारे नेताजी नहीं सुन रहे हैं तो। इसके अलावा हमारे बात को सरकार के पास रखने के लिए अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, जितने का भी सहायता लेना होता है वो सारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मतलब हुआ कि हमारी बातों को नेताजी के सामने रखना, जो लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का मौका देते हैं। लेकिन क्या ये सभी लोगों को मौका मिलता है? यानी जैसे कोई निम्न वर्ग है, जैसे एससी समुदाय हुआ, एसटी समुदाय हुआ, या उनके क्षेत्र में कोई बदलाव किया जाना है। जैसे ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लोग नेता चूज करते हैं, यानी कभी हम लोग ऐसे हमेशा देखते हैं कि क्या होता है कि हम लोग नेता चूज कर लिए और 5 साल तक नेताजी दिखे ही नहीं। फिर वोट आया, फिर वो प्रणाम करने लगे सबको कि आइए हमको वोट दीजिए, हम आपके क्षेत्र में ये करेंगे, वो करेंगे। यानी लालच देते हैं कि आप हमको जिताइए, वो चीज़। तो अगर किसी क्षेत्र में जैसे एससी समुदाय है, एसटी समुदाय यानी अल्पसंख्यक वर्ग का समुदाय है, तो उनको क्या करना पड़ता है, आंदोलन ज़्यादा करना पड़ता है, या अपने बात को रखने के लिए अक्सर ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है, या चिल्लाना पड़ता है। आंदोलन के जरिए, धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी बातों को वो रखते हैं, जिसमें महिला, आदिवासी, दलित जितने भी होते हैं वो सारे अपना अपना भागीदारी निभाते हैं। जैसे अब अगर हम ये सोचें कि अगर हम सचेत रहते हैं कि लोकतंत्र में लोग जो रह रहे हैं, जैसे हम भी रह रहे हैं, तो अगर हम किसी भी बात के प्रति सचेत रहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, या क्या होने वाला है, या देश कैसे चल रहा है, या कैसे चलाया जाता है, तो देश का जो सरकार यानी लोकतांत्रिक स्वरूप है वो और भी मजबूत होता है। जैसे अगर कोई स्कूल से आंदोलन गया, स्कूल से आंदोलन नहीं, वैसे स्कूल से कोई प्रोग्राम का, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही है, उसका लाइन लगा और पूरे गांव क्षेत्र में नारा के थ्रू उसको प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया कि बेटी को पढ़ाइए और बेटी को बचाइए। ठीक है, अगर हम वो जुलूस जा रहा है लेकिन हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या है, तो क्या हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो हमको वो देखना ज़रूरी है कि वो जुलूस किस लिए है, या हमारी सरकार मदद कैसे करना चाह रही है, या कैसे करना चाह रही है, या कैसे इसका समाधान कर रही है, या कैसे वो हमारे लिए इतना वर्क कर रही है, वो टोटल। विवादों का समाधान, जैसे हम लोग माया के कहानी में पढ़े कि विवाद का समाधान के लिए पहले तो नॉर्मल एक बच्चा जो अफ्रीकन्स के लिए विरोध कर रहा था कि नहीं नहीं हमको जुलू भाषा सीखना है, अफ्रीकन्स हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि अफ्रीकन्स क्या था, श्वेत लोगों का भाषा था, जब वहाँ पे रंग के आधार पे भेदभाव किया जाता था। तो उस समस्या में हम लोग क्या पढ़े कि हिंसा वो किया, फिर हिंसा का प्रयोग किया गया समस्या के समाधान के लिए। तो ऐसा बहुत सारा होता है कि हमको अपना बात रखने के लिए किसी समूह के आगे या दूसरे समूह के आगे विरोध करने के लिए हमको बल का प्रयोग करना पड़ता है। विवाद कब उभरता है, जैसे विवाद कब उभरेगा, जब हमारे आपस में तालमेल नहीं बैठेंगे। जैसे तालमेल नहीं बैठने का मतलब हुआ कि जैसे 2 त्यौहार हुआ, एक है ताजिया और एक है
रामनवमी, एक है ताजिया, एक है रामनवमी, एक ही दिन हो गया। तो अगर उनको लाइसेंस देना है कि कौन किस समय निकाले, तो एक ही समय तो हम दे नहीं सकते हैं, दोनों में आपस में द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि एक हिंदू पर्व है, एक मुस्लिम पर्व है। तो दोनों का टाइम हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। लेकिन अगर आपस में तालमेल नहीं बैठेगा तो वहाँ पे एकदम ये निश्चित है कि वहाँ पे द्वंद्व होगा या हिंसात्मक गतिविधि हो सकने की संभावना है। तो सरकार की ये भी जिम्मेदारी होती है कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी इशू है या सोशल इशू जितने भी हैं पीपल से रिलेटेड, वो कैसे समाधान करे। तो फिर सरकार कैसे भूमिका निभाती है, जैसे कि हमने बताया कि क्या करे कि वो टाइम अलग अलग कर दे। फिर जो जुलूस उत्तेजित होने वाला है उससे पहले अलग अलग सेफ गार्ड्स वो लगा दे, यानी पुलिस वगैरह का तैनाती कर दे। और ऐसे मौके पे हमेशा देखा जाता है कि पुलिस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना उत्पन्न हो और ना ही हिंसात्मक गतिविधि हो, ना ही कोई विवाद भड़के और ना ही किसी को हानि पहुँचे। भारत में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बुनियादी नियम दिए गए हैं और लॉ बनाए गए हैं जिसका पालन लोगों के लिए करना होता है और सरकार को भी करना होता है। और जैसे इसके पहले ही लेसन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे अगर हम लोग बाइक चला रहे हैं, तो बाइक अगर चला रहे हैं तो वहाँ पे हमको लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है, यानी 18 से अगर नीचे हैं तो हम विदाउट लाइसेंस हम लोग नहीं चला सकते। अगर 80 के बाद हैं तो लाइसेंस के साथ अगर नहीं है तो हम पकड़े जा सकते हैं और हमको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो अगर वो रूल बना हुआ है कि नहीं आपको हेलमेट लगाना है या आपको बाइक के लिए लाइसेंस बनाना इम्पोर्टेंट है, तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जिससे कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। एक और एग्जाम्पल जैसे नदी जल विवाद देखा जाता है। नदी जल विवाद करने का मतलब कि नदी के जल के लिए विवाद, नदी के जल के लिए विवाद करने का मतलब हुआ कि जैसे कोई क्षेत्र है, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक का यहाँ पे उदाहरण दिया है। तमिलनाडु और कर्नाटका, यहाँ पे एक कावेरी नदी है और कावेरी नदी उस क्षेत्र से जाती है जहाँ पे आधा आधा पानी उन लोग को चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि किसी को अपनी नीड, सबको नीड अपनी पूरी करनी है, यानी कोई कृषि में लगाना चाहता है, कोई इरिगेशन यानी सिंचाई में यूज करना चाहता है, या कोई शहर की ज़रूरतें पूरा करने के लिए, या कोई पानी पीने के लिए यूज करना चाहता है। तो वो चीज़, तो अगर एक दूसरे का ज़रूरत पूरा नहीं होता है तो वहाँ पे विवाद खड़ा होगा। तो सरकार का ये भी जिम्मेदारी होता है कि दोनों का निपटारा कैसे करे, और सरकार दोनों के हित का ध्यान रखते हुए वो क्या करती है, लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए उतना पानी उपलब्ध करवाती है जितना उन लोगों को ज़रूरत होता है। और अगर उनको नहीं मिल पाता है तो विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण नेशनल गवर्नमेंट यानी राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है कि ताकि दोनों राज्यों को पानी मिल सके, मतलब एक समान बंटवारा होता है ना, वो चीज़। समानता एवं न्याय, समानता एवं न्याय करने का मतलब इक्वलिटी और जस्टिस, इक्वलिटी एंड जस्टिस। जैसे इसके पहले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे यहाँ पे एक दक्षिण अफ्रीका का हम लोग उदाहरण पढ़े, जहाँ पे रंगभेद नीति के खिलाफ मतलब कौन गए, यानी रंगभेद होता था, यानी रंग के आधार पे भेदभाव होता था, यानी वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, वो रंग के आधार पे भेदभाव करता था। तो वहाँ पे अगर श्वेत और अश्वेत में उतना भेदभाव था, यानी हॉस्पिटल दोनों के लिए अलग अलग, जो यूज करेगा बेड वो अलग अलग, बस स्टैंड अगर जा रहा है तो बस स्टैंड दोनों का अलग अलग, तो वहाँ पे तो भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ पे तो समानता का नाम ही नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होगा कि सबके लिए, सबको एक समान भाव से देखा जाएगा। फिर जस्टिस में भी कोई उच्च वर्ग नीच वर्ग नहीं देखा जाएगा कि कोई कौन छोटा है कौन बड़ा है। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो अपना केस जल्दी जीत जाता है। लेकिन जस्टिस का अगर बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो निम्न वर्ग और या उच्च वर्ग हो, किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाता।
दूसरा ये कि अस्पृश्यता का व्यवहार, इसके पहले ही हम लोग लेसन में पढ़ा था, जैसे दलित वर्ग, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी हम लोग इधर पढ़े हुए थे कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जब वो स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल के बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, प्लस वो पानी नहीं पी सकते थे, प्लस वो कल नहीं छू सकते थे, प्लस वो गाँव के बाहर रहते थे, तो उनको कैसा लगेगा वो टोटल। तो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक ये भी है कि लोगों को न्याय और समानता के प्रति कैसे वचनबद्ध किया जाए, या वचनबद्ध कैसे होना है, या एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, वो चीज़ को लेके। तो जैसे अस्पृश्यता वाला जो अछूत वाला हम लोग पढ़े, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़े थे, कि जिन्होंने आंदोलन लड़ा, नहीं वो पहले ऐसे नेता मतलब लड़के थे दलित समुदाय से जिन्होंने कॉलेज का पढ़ाई किया, और उनके साथ इतना भेदभाव हुआ कि इन्होंने अपना धर्म हिंदू से बौद्ध धर्म कर लिया था। फिर लंबे समय तक संघर्ष के बाद इन्होंने दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की जो सुविधा से वो वंचित थे, उनको वो उपलब्ध कराया। या सार्वजनिक मंदिर कहने का मतलब हुआ कि वो मंदिर जहाँ पे सभी लोग जा सके, यानी पब्लिक हो, यानी किसी को रोक टोक नहीं हो, जो भेदभाव वहाँ पे किया जाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थ्रू क्या हुआ, दलित लोगों को राइट मिला कि वो भी मंदिर जा सकते थे। जो उनके साथ भेदभाव किया जाता था, जैसे छुआछूत की जो प्रथा थी, यानी अछूत वाला जो भेदभाव, वो क्या है, एक अमानवीय प्रथा है। यानी अमानवीय करने का मतलब अनह्यूमैनिटी, यानी अमानवीय। अगर किसी को जैसे जस्टिस लेना है तो न्याय कब मिलेगा, जब हम एक दूसरे को समान देखेंगे। यानी अगर हम जा रहे हैं कोर्ट में, वहाँ पे अगर हमको एक समान नहीं देखा जाता है, यानी कोई पैसा दिया जिसके पास पैसे है और उसको न्याय मिल गया, जिसके पास पैसे नहीं है वो गिड़गिड़ाता रहा लेकिन उसकी गलती नहीं है, तो ये तो लोकतांत्रिक कंट्री का या डेमोक्रेटिक कंट्री का या लोकतांत्रिक राज्य का या देश का कर्तव्य नहीं बनता है। तो वो चीज़, यानी सबको न्याय तभी मिल सकता है जब सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार किया जाए, यानी बराबरी का व्यवहार किया जाए। और सरकार समानता और न्याय की ज़रूरत तभी पहचानती है जो समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है और समाज में अभी भी वो बराबर नहीं माने जा रहे। यानी कहने का मतलब कि अगर गवर्नमेंट क्या करती है कि पैसा वाला का साथ दे देती है, वो निम्न वर्ग को ध्यान में नहीं रखती है, तो वो तो वहाँ पे अलग व्यवहार कर दी। तो गवर्नमेंट का भी ये दायित्व बनता है कि वो सबको एक समान देखे और सबको एक बराबर समझे। जैसे हमारे सोसाइटी में एक डिफ्रेंशिएट ये भी देखा जाता है, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव। लड़का लड़की भेदभाव करने का मतलब हुआ, यानी लड़की के अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी देने का मतलब कि लड़कियों को उतना महत्व नहीं मिलता है जितना लड़कों को मिलता है। ये बात सही भी है, लेकिन ये धारणा क्या है, गलत है और अन्यायपूर्ण है। और इसे दूर करने के लिए सरकार बहुत सारा कदम उठाई, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ पे बेटी को पढ़ाने के लिए अगर उसके पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते तो अभी तो गवर्नमेंट ये भी की है कि 1 से लेके 12 तक लड़की को वहाँ फ्री में पढ़ाएगी, या बहुत सारे राज्यों में उनको छात्रवृत्ति भी मिलेगा, यानी हर महीने 3000 लो, पढ़ो, आराम से रहो। बेटी बचाओ यानी भ्रूण हत्या से संबंधित है। यानी क्या होता है कि जैसे ही किसी को पता चलता है कि हमारे कोख में पल रहा बच्चा लड़की है, वो क्या करता है, मारने की कोशिश करता है या दवा लेने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि हमारी पुत्री हो, वो सब लड़के चाहते हैं। तो इस पे भी रूल बना हुआ है। यानी ये सब क्या दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं, लड़की के अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इन सब अन्यायपूर्ण घटनाओं से छुटकारा पा सके, जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारे रूल, या सरकारी कॉलेज फीस माफ़ करना, या इनको पैसा देना, या छात्रवृत्ति प्रोवाइड करना, वो टोटल सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है।
तो चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट के थ्रू, और जो भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो बताइएगा, जिसको मैं इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी। प्लस अगर जैसे मैं इसमें हाईलाइट नहीं करती हूँ, नोट्स नहीं देती हूँ, तो अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। मैं एक टेलीग्राम लिंक दे दूँगी, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। प्लस ये कि अगर आपने इस लेक्चर के पहले का वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप इसके पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, कि ताकि समझने में आपको कोई परेशानी ना हो, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।